कि हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट्स, यानी हम इसमें अब देखेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, कि मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो इसमें हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहली चीज़ हम बात ये करेंगे कि साइंस क्या चीज़ होती है, यानी साइंस को हम डिफाइन करेंगे और क्या साइंस की डेफिनेशन मैनेजमेंट पे फिट होती है। फिर हम आर्ट डिफाइन करेंगे, क्या आर्ट की जो डेफिनेशन होती है वो मैनेजमेंट पे फिट होती है। और फिर हम डिफाइन करेंगे प्रोफेशन क्या होता है और क्या प्रोफेशन का जो डेफिनेशन है वो मैनेजमेंट में फिट होती है या नहीं। तो फिर इसके कंक्लूजन में हम ये निकालेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर बेसिकली होता क्या है। तो चलो इसको वन बाय वन हम समझते हैं कि मैनेजमेंट साइंस क्या चीज़ होती है। तो साइंस क्या होता है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जो साइंस की नॉलेज होती है एक सिस्टमेटाइज सिस्टमेटाइज्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। तो हम इसमें समझेंगे क्या, हम इसमें दो एक्सेप्ट की बात करेंगे। पहला हम ये जानेंगे कि साइंस, पहले हम डिफाइन करेंगे कि साइंस होता क्या है और जो साइंस का डेफिनेशन है, क्या साइंस की डेफिनेशन मैनेजमेंट पे लागू होती है या नहीं। होती है तो साइंस होगा, नहीं होती तो साइंस नहीं होगा। सेम वे हम डिफाइन करेंगे कि आर्ट क्या होता है और आर्ट की डेफिनेशन क्या मैनेजमेंट पे डिफाइन होती है या नहीं होती है। उसी वे में हम डिफाइन करेंगे कि एक प्रोफेशन क्या होता है और जो प्रोफेशन की डेफिनेशन है क्या वो मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है या नहीं होता। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो मैनेजमेंट इज साइंस, तो पहले समझते हैं साइंस बेसिकली होता क्या है। तो साइंस क्या होता है बेटा, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है साइंस में। साइंस क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है, जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, मेरा दिल कह रहा है, मेरी गट फीलिंग कह रही है, उस पर काम नहीं करता ये एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है। एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद इसके प्रिंसिपल बनते हैं। दूसरा, साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, लॉज है, वो सारे यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी पूरे यूनिवर्स मतलब हर जगह एप्लीकेबल है, जहाँ कहीं भी चले जाओ। ठीक है ना, तो साइंस के एप्लीकेबल है। क्लियर है, जैसे ग्रेविटी आपको पुल करेगी, ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, अब आर्ट क्या होता है बेटा, अभी हम इसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आर्ट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट जो है एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, आर्ट की थ्योरी नॉलेज होती है, जैसे डांस, म्यूजिक, इनकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। पूरा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, उस नॉलेज को लेकर के हम अपने हिसाब से उसको पर्सनलाइज करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर कोई आर्टिस्ट है, मान लो पेंटर है, और वो पेंटिंग टीचर से पेंटिंग सीख रहा है, तो जरूरी नहीं है जो पेंटिंग टीचर से पेंटिंग सीख रहा है वो पेंटिंग उसी टीचर के जैसा ही बनाए, या जिस बुक में से वो सीख रहा है, जिस वीडियो में से वो सीख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल वैसे ही बनाए। वो अपना आर्ट लगाएगा, अपना पर्सनलाइज करेगा और अपने तरीके से वो क्रिएट करेगा। तो हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे होता है। आर्ट्स ऐसा नहीं पैदा हुए और आर्ट्स आ गई, क्लास में बैठा सुना आर्ट आ गई, नहीं। आर्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और खुद क्रिएटिव होना पड़ता है, तभी आपका आर्ट अच्छा होता है और दूसरों से अलग होता है। ठीक है, सेम में देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, बहुत ही वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मतलब जैसे कोई भी प्रोफेशन, चाहे लॉयर है, सीए है, इंजीनियर है, एक वेल डिफाइंड बॉडी होती है उनकी। ठीक है ना, जैसे आपको सीए करना है तो सीए इंस्टीट्यूट से करना पड़ेगा आपको ना, वहाँ सर्टिफिकेट मिलता है आईसीआई से। फिर आपको अगर आईएएस करना है यूपीएससी, एक बॉडी होता है प्रोफेशनलिज्म का। ठीक है ना, लॉयर है तो लॉ क्या आपको लॉ क्या आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको बार से आपको मेंबरशिप मिलती है, यानी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, यानी हर कोई प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकता, आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, आपको सेट ऑफ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, तब आप जाके प्रोफेशनल बनते हैं। जैसे सीए बनना तो सीए का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, और इसको कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे एसोसिएशन इनका खुद का होता है, जैसे मैनेजमेंट का एसोसिएशन होता है अलग से, सीए का एसोसिएशन अलग है, लॉयर्स का एसोसिएशन अलग है, आप लोगों ने सुने होंगे। दूसरा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स, इनका एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आपको सीए का कोड ऑफ कंडक्ट अलग होगा, एक लॉयर का आपको अलग से देखे, हाँ भाई ये लॉयर है, इसका प्रोफेशन लॉयर है, ये लॉयर का कोड ऑफ कंडक्ट अलग होता है। ठीक है ना, पुलिस वाले का कोड ऑफ कंडक्ट अलग होता है। तो सभी का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, वे ऑफ बिहेवियर, वो कैसे बिहेव करते हैं वो सारा अलग होता है। तो वो आ जाता है प्रोफेशन में। अब इनको हम देखते हैं कि इसको मैनेजमेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम। देखो बेटा, हम पहले बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एन आर्ट की, कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, आर्ट क्या होता है बेटा, अभी हमने आर्ट कंसर्न विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
आर्ट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है किसकी, थ्योरेटिकल नॉलेज की, यानी एक बुक मिलेगी आपके, थ्योरेटिकल नॉलेज होगा किसी के पास, वो आपको नॉलेज देगा, फिर उससे आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल क्रिएटिविटी इन डिफरेंट सिचुएशंस। आर्ट में क्या होता है, आप डिफरेंट सिचुएशन में अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल विराट कोहली की अगर मैं बात करूँ, विराट कोहली बैट्समैन है, तो क्या बेस्ट बैट्समैन है वर्ल्ड का, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोचिंग नहीं लेता, तो वो कोचिंग लेता होगा, और जो उसका कोच होगा वो उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देता होगा, कोच उससे बेस्ट नहीं खेल सकता होगा मे बी, ठीक है, बट जो कोच होगा उसको कोचिंग देगा, आपको ऐसे करना है, ऐसे सीखना है, वो सिखाता है, फिर उस स्किल को लेकर के, उस नॉलेज को लेकर के विराट कोहली प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना, अपनी क्रिएटिविटी यूज करता है और डिफरेंट सिचुएशन में उस क्रिएटिविटी को और उस नॉलेज को यूज करता है वो, तो ये आर्ट हो गया, ठीक। सेम एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है बेटा, आर्ट का जो सपोज है वो एग्जिस्टेंस करता है, जो आर्ट एग्जिस्ट करता है बेसिकली वो किस पे करता है, कुछ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज पर करता है। हर एक फील्ड के आपको लिटरेचर मिल जाएंगे, भले वो डांस के लिटरेचर नहीं, बुक्स होगी जहाँ पब्लिक स्पीकिंग आपको करना है या एक्टिंग करनी है, म्यूजिक सीखना है, कोई भी आर्ट आपको सीखना है उसकी आपको एक लिटरेचर मिल जाएगी, उसकी बुक्स मिल जाएगी, उसका एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिल जाएगा, इसीलिए आर्ट के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, ठीक बच्चे। अब सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप थ्योरेटिकल नॉलेज आपने ले ली, फिर उसको आप पर्सनलाइज एप्लीकेबल करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया। तो जो आपका बेसिक नॉलेज है, अब जो नॉलेज होती है बड़ा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती है, यस और नो। एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे, एक ही चीज पढ़ रहे, बट कुछ होता है कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नॉलेज डिपेंड करती है। और आर्ट जो होता है वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट होता है, जितना आप उसको पर्सनलाइज करेंगे, जितना आप उसके अंदर अपना इनपुट डालेंगे, उतना वो बेहतर होता रहता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, दो डांसर है, दो स्पीकर्स हैं, दो एक्टर्स हैं, दो राइटर्स हैं, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, वो डिफरेंट होंगे ही होंगे किसी ना किसी चीज को लेकर के, वो अपने आर्ट में, ठीक है ना। दो राइटर कभी सेम टू सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों की थिंकिंग अलग है, दोनों की प्रैक्टिस अलग है, दोनों का इनपुट अलग है, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यस, आर्ट्स क्या होता है बेटा, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा उस काम में निखरोगे, और फिर जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ करोगे आप दूसरे से उतना ही अलग होंगे और अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, बहुत से आर्टिस्ट होते हैं, बट हर कोई आर्टिस्ट फेमस नहीं होता वर्ल्ड वाइड, वही होते हैं जो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। तो जितने भी आर्ट हैं प्रैक्टिकली हैं, वो सब आप क्रिएटिव प्रैक्टिस करते हैं उसको, नॉलेज को। जैसे ऑल म्यूजिक बेस्ड ऑन द 7 बेसिक नोट्स, सात ही सुर होते हैं म्यूजिक में, ठीक है ना, सभी को पता, सारे गामा पाधा नि सा, बट हर कोई सिंगर नहीं बन सकता ना, सिंगिंग हर कोई कर सकता है, बट हर कोई कंपोजर नहीं बन सकता, हर कोई वर्ल्ड का बहुत फेमस सिंगर नहीं बन सकता। आपको करोड़ों सिंगर मिलेंगे बट बहुत फेमस नहीं, क्यों, क्योंकि वो प्रैक्टिस कौन कितनी कर रहा है और अपनी क्रिएटिविटी कितनी डिपेंड कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो आर्ट हम उसी को बोलते हैं बेटा जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जिसकी पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है और प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं, अभी एक एक करके समझते हैं सबको डिफाइन, फिर इसको आर्ट से, मैनेजमेंट से हम इसको कंपेयर करेंगे। अब आते हैं मैनेजमेंट एज साइंस। साइंस में हमने पढ़ा बेटा एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है ना। साइंस एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कॉज और इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड होते हैं। कॉज इफेक्ट मतलब ये होगा तो ये होगा, ऐसा है तो वैसा है, ठीक है। जैसे फिनोमेना ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी एक सिस्टमेटिक बॉडी से बनी है बेटा। अगर ऊपर से पेड़ से अगर सेब गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे, क्लियर है। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसकी बेटा। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ये जो प्रिंसिपल है बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको फिर टेस्ट ऑन होता है, बार बार रिपीटेशन एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है ना, हर एक कंडीशन में करते हैं, तब जाके इसको आप करते हैं कि हाँ अब ये एक प्रिंसिपल बन चुका है और ये पूरे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं साइंस। प्रोफेशन क्या होता है बेटा, प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन होता है जिसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है आपके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल होता है, ठीक है ना, और इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जितने भी प्रोफेशन होते हैं बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन एक्वायर थ्रू इंस्टीट्यूट्स, इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। जो ये नॉलेज होती है आपको इंस्ट्रक्शंस यानी टीचर्स के थ्रू या फिर ट्रेनिंग से आपको मिलती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है बेटा, हर एक प्रोफेशन में हर कोई एंट्री नहीं कर सकता है, आपको कुछ एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे या फिर कोई एजुकेशन डिग्री लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रोफेशन मिलता है। प्रोफेशनल एसोसिएट्स,
जितने भी प्रोफेशन होते हैं सबके एसोसिएशन होते हैं। हर कोई प्रोफेशन किसी न किसी प्रोफेशनल एसोसिएट से जुड़ा होता है, जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स पर ध्यान रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसको ठीक करते हैं। जैसे IMA हो गया, ICIA CA का हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना, अलग अलग ऐसे बहुत सारे होते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जितने भी प्रोफेशन होते हैं वो बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट से। वो जितने भी मेंबर्स, वो डिफाइन करता कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि वो डिफाइन करता है कि आपको बिहेव कैसे करना है, ठीक है ना, आपका ड्रेस कोड क्या होगा, आपको किस वे में बात करनी है ना। अगर आप एक लॉयर से बात करेंगे वो अलग तरीके से बात करेगा आपसे, CA से बात करेंगे अलग तरीके से बात करेंगे, उसका बिहेवियर अलग होगा। ये सब कौन सिखाता है? कोड ऑफ कंडक्ट सिखाता है। फिर सर्विस मोटिव, प्रोफेशनल का जो मेन मोटिव होता है वो होता है अपने क्लाइंट्स को सर्व करना। CA क्लाइंट को सर्व करना, लॉयर क्लाइंट को सर्व करना और उनकी प्रॉब्लम को दूर करना उसी फील्ड में विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज। चलो अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट क्या आर्ट है? तो देखो क्या होता है, हमने आर्ट्स के बारे में क्या पढ़ा था बेटा, कि आर्ट के बारे में हमने पढ़ा कि आर्ट में क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। यस, मैनेजमेंट की भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। आपको अगर मैनेजमेंट सीखनी है तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी लिटरेचर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, जिसमें आप पढ़ के आप मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। हम अभी 12th क्लास में मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, एक तरह की थ्योरेटिकल नॉलेज ही तो है ये। तो पहला पॉइंट तो फुलफिल हो रहा है। दूसरा, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। यस, आप पर्सनलाइज एप्लीकेशन कैसे करते हैं बेटा? कोई मैनेजर है, अब इन्वायरमेंट चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती है, ह्यूमन बिहेवियर होता है मैनेजमेंट। हमने पढ़ा है पीछे कि मैनेजमेंट किस पे बेस्ड होता है बेटा? ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होता है। तो आप ह्यूमन तो हर बार चेंज होगा ना, सेम तो रहेगा नहीं, सिचुएशन चेंज होती रहेगी। तो ऐसा तो है नहीं हर मैनेजर को सेम सिचुएशन हर जगह मिलेगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगी। तो उसमें वो अपना क्या पर्सनलाइज्ड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो मैनेजर का अपना कैलिबर है, उसकी अपनी पर्सनल एप्लीकेशन है। ये सुनो, कई बार फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर है होटल का और फॉर एग्जांपल फ्लोर पे पानी है और फ्लोर पे साफ करने वाला कोई उसको आसपास दिख नहीं रहा है, अब वो वेट थोड़ी करेगा कि कोई आएगा फिर उसको साफ कराऊंगा। एज अ मैनेजर वो फटाफट उसको ठीक कर देगा क्योंकि वो कर सकता है, ठीक है, वो मैनेज कर लेगा। अब मैनेजमेंट में तो लिखा नहीं होता ये ऐसा करना है आपने, बट एक उसकी पर्सनल एप्लीकेशन है, वो सर्विस बेस्ट प्रोवाइड करना चाहता है, उसके लिए उसने अपना अलग से ही पर्सनलाइज करके इस मैनेज को बेस्ट बना लिया, ठीक है। तो बहुत से ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो पर्सनलाइज एप्लीकेशन करते हैं, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी यूज करते हैं और उसको बेस्ट करते हैं। बेस्ट, तो ये पॉइंट भी वैलिड है, यानी मैनेजमेंट एज एन आर्ट के लिए दोनों पॉइंट वैलिड हो रहे हैं। तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। तो क्या ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्रिएटिविटी है? यस, बेस्ट मैनेजर क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। आप अगर मैनेजमेंट की फील्ड में जाएंगे, पहले आपको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा आप उसमें बेस्ट होंगे, तो प्रैक्टिस होगी वो आपकी। आप अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करते हैं मैनेजमेंट में, सुनो कि भाई ये चीज़ यहाँ नहीं यहाँ रख दो, आपकी क्रिएटिविटी है, इससे हमारा टाइम कम होगा, ये सुनो, ऐसे बहुत सी आप क्रिएटिविटी यूज करके आप चीज़ों को बहुत ही बेस्ट वे में मैनेज कर लेते हैं और एक बेस्ट मैनेजर कहला सकते हैं। तो मैनेजमेंट तो आर्ट है, ये हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि आर्ट तीनों पॉइंट पे डिफाइन करता है और मैनेजमेंट तीनों पॉइंट पे खरा उतर गया है। तो मैनेजमेंट तो आर्ट है बेटा, ठीक है। तो देखो, एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन यूनिक स्टाइल। हर एक मैनेजर की अपनी यूनिक स्टाइल होती है, अपना वे ऑफ तरीका होता है काम करने का हर एक मैनेजर का, यस और नो। एंड ही और शी यूज क्रिएटिविटी, और वो अपनी क्रिएटिविटी यूज करता है मैनेजमेंट में, नई टेक्निक यूज करता है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करता है रेगुलर एप्लीकेशन से, रेगुलर प्रैक्टिस कर करके। सो जो भी आपके फीचर्स हैं आर्ट्स के, वो सारे मैनेजमेंट में मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक आर्ट है। गॉट इट? चलो अब देखते हैं मैनेजमेंट है साइंस। हमने साइंस से पढ़ा कि उसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है ना, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और प्रिंसिपल डेवलप होते हैं बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके, ऑब्जर्वेशन कर करके, और वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। तीनों सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं मैनेजमेंट में भी। आपके मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक नॉलेज लेते हैं आप सिस्टमैटिक वे में, उसको फिर सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। आप इसमें भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, इसमें भी आप ऑब्जर्व करते हैं और फिर मैनेज करते हैं। आपका ये बेस्ट मैनेजर क्या होता है? ऑब्जर्व करता है सिचुएशन को, इन्वायरमेंट को, फिर मैनेजमेंट करता है। तो यानी यहाँ भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन चल रहा है, और ये भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। भाई जैसा मैनेजर इंडिया का है वैसा ही मैनेजर अमेरिका का भी होगा, सेम चीज़ मैनेज कर रहा है अगर वो। बट चीज़ें एक जगह, बट लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे क्या है बेटा? क्योंकि यहाँ पर है जो प्रिंसिपल्स हैं वो नॉट एज एग्जैक्ट होते हैं, प्रिंसिपल है साइंस। साइंस क्या है? प्योर साइंस।
उसके प्रिंसिपल प्योर साइंस होते हैं, उसके हर जगह एप्लीकेबल है, उसके प्रिंसिपल जो है तो है, पर यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी मान लो इंडिया का मैनेजर जो मैनेजमेंट कर रहा है वो सेम होगा, बट इंडिया में जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है जरूरी नहीं है वही प्रिंसिपल अमेरिका में भी फॉलो हो। वो प्रिंसिपल हो सकता है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके यूज कर रहा हो, या आप ही के मैनेजमेंट में उसी प्रिंसिपल को आपका जो नया मैनेजर आया है वो मॉडिफाई करके यूज कर रहा हो। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट ह्यूमन फैक्टर्स। मैनेजमेंट में ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, और ह्यूमन की बुद्धि स्टेबल नहीं होती है, वो चीजों की तरह एक जगह नहीं पड़ा रहता, वो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो उनको मैनेज करने के लिए आपको फिर रेगुलर चेंज होना पड़ता है, अपने प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना पड़ता है। प्रिंसिपल होते वही हैं पर मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसीलिए मैनेजमेंट एज साइंस तो है बट नॉट अ प्योर साइंस, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। एग्जाम में आता है वाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड इनएग्जैक्ट साइंस, तो आप रीजन लिखेंगे बिकॉज मैनेजमेंट इन्वॉल्व विद द ह्यूमन फैक्टर्स and human factors were involved, all principles are not applicable, you have to modify them, okay। तो ये सोशल साइंस कह सकते हैं आप इसको, मैनेजमेंट मेक्स इट्स अ सोशल साइंस नॉट प्योर साइंस। तो ये एग्जैक्ट साइंस नहीं होता, ये इनएग्जैक्ट साइंस होता है। अब बात करते हैं प्रोफेशन की बेटा। तो मैनेजमेंट में प्रोफेशन की अगर हम बात करें, देखो हमने प्रोफेशन का वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हाँ यहाँ भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यहाँ भी आप इंस्ट्रक्शन लेते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये पॉइंट हम मान सकते हैं, चलो ठीक है। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट में कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। आप पढ़ के डिग्री लेके भी मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है ना। कई मैनेजर ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए बट अब उन्होंने अपना बिजनेस करा हुआ है बढ़िया टॉप पर और मैनेज कर रहे हैं उसको बढ़िया से, मैनेजर बन के मैनेजमेंट बढ़िया कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में आने के लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, आपको एग्जाम नहीं देना है, कुछ नहीं देना, आप अपनी दुकान खोला, अपनी दुकान के मैनेजर बन गए, सुनो आपका अपना बिजनेस है, मैनेजर बन गया, आप उसमें करोड़ों कमा सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर कोई मैनेजमेंट के स्कूल ही जाके मैनेजर बनता है और बिजनेस करता है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। तो इसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं, तो ये पॉइंट तो वैलिड हो ही नहीं रहा इसमें। प्रोफेशनल एसोसिएशन, यस मैनेजमेंट के प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, ऑल इंडिया ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, बट कंपल्सरी नहीं है ना, हर मैनेजर इससे एसोसिएट नहीं होता है, ठीक है ना। इनका कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं होता है कि भाई ये मैनेजर है, इसका कोड ऑफ कंडक्ट होगा, इसकी ऐसी ड्रेस होगी, ऐसा वे ऑफ बिहेवियर होगा बोलने का, ये अगर कोई प्रॉब्लम होती है वहां जाके, नहीं, इनका कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। तो देखो 3-4 पॉइंट तो इसके मैच ही नहीं हो रहे हैं एज अ प्रोफेशन। तो हम क्या कह देंगे बेटा, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर, सारे फीचर फिल नहीं करे ना, जैसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है इसमें, कोई भी एंट्री कर सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट कोई नहीं होता इसका, है ना, कोई कुछ खास ग्रुपिंग नहीं होती इनकी है, कोई भी प्रोफेशनल मैनेजर बन सकता है। तो इट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, ये फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है जैसे डॉक्टर और लॉयर होते हैं। तो यानी हमने क्या समझा, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, वो बिल्कुल आर्ट है, आर्ट के सारे पॉइंट एप्लीकेबल है, साइंस के सारे पॉइंट तो एप्लीकेबल है बट विद मॉडिफिकेशन के साथ आते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन फैक्टर पे काम कर रहा है, इसलिए वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस है। अ प्रोफेशन डज नॉट मैच ऑल द पॉइंट, सो इट्स नॉट अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, इनएग्जैक्ट साइंस है और नॉट अ प्रोफेशन, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हम। हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर आता है टॉप मैनेजमेंट, फिर आता है मिडल मैनेजमेंट, फिर आता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है ना। टॉप मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मिडल मैन में जो हेड्स होते हैं जैसे एचआर हेड, प्रोडक्शन हेड वगैरह, ऑपरेशनल हेड में जो उनके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा अच्छा समझते हैं बेटा। देखो सॉरी, टॉप मैनेजमेंट में क्या क्या आते हैं बेटा, आपके हो गए सीईओ, टॉप मैनेजमेंट में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, जीएम, वाईपी, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सारे किस में आते हैं, टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है बच्चे। इनके काम क्या होते हैं, इनका काम है ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो डिसाइड करना, गोल्स डिसाइड करना, फिर प्लान बनाना, पॉलिसीज बनाना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज ये हैं, ये सब कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उन सबको ऑर्गेनाइज करना, है ना, वो इसका काम होता है। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए आपको, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, किससे डील करनी है, किससे फाइनेंस उठाना है, किससे आपको इन्वेस्टर कहाँ से लाने हैं, जो भी रिसोर्सेज है वो सारे कौन लाता है, टॉप मैनेजमेंट लाता है।
वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है दिन रात सिर्फ यही सोचना कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का भला कैसे करूं, वेलफेयर कैसे करूं, अपना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल पर कैसे रखूं, कैसे इसको जिंदा रखते रहूं लॉन्ग समय के लिए, ये उसका काम है। लाइसन विद आउटसाइड, लाइसन आउटसाइड मतलब होता है कि यही आउटसाइड से बात करते हैं, मतलब कोई अनहैपनिंग हुई है तो मीडिया से बात कौन करेगा, ये लोग बात करेंगे। गवर्नमेंट से बात कौन करेगा, ये लोग करेंगे। कंपटीशन में कोई दिक्कत है कौन बात करेगा, उनसे ये करेंगे। तो आउटसाइड वर्ल्ड से कौन बात करता है, ये लोग बात करते हैं। अब इलॉन मस्क की कंपनी में कोई दिक्कत होगी तो इलॉन मस्क मीडिया से बात करेगा या उसके प्रवक्ता बात करेंगे, जो भी है वो टॉप मैनेजमेंट के होते हैं, वही बात करते हैं। कोई भी ये सारे लेवल के लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जितने भी लोग अंडर काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखना, उनको को एनालाइज करना, उनके बीच में कंपेयर करना कौन बेस्ट कर रहा है, उनको अप्रेज करना, उनको सैलरीज देना वगैरह वगैरह। ये सारा काम किसका होता है बच्चा पार्टी, टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। फिर आता है मिडल मैनेजमेंट। तो अब मिडल मैनेजमेंट में कौन कौन होते हैं बेटा, आपके मिडल मैनेजमेंट में होते हैं सब डिपार्टमेंटल हेड, डिविजनल हेड, जैसे प्रोडक्शन हेड हो गया आपका, है ना, आपके एचआर हेड हो गए, ठीक है, आपके मैनेजमेंट हेड हो गए, आपके वगैरह वगैरह जो भी हेड होते हैं वो होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जो पॉलिसीज टॉप लोगों ने बनाई है, टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है, उस पॉलिसीज को लोअर लेवल तक इंटरप्रिटेट करना, यानी लोअर लेवल को समझाना, उनसे उनको फॉलो कराना, वो इनका काम है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स की जितनी एक्टिविटीज है अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, मान लो कोई डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंट उसका एचआर डिपार्टमेंट का हेड है, तो अपने डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होगी उसको ऑर्गेनाइज कराना, उसको कराना, ठीक है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करना ऑफ एम्प्लॉयज अपने ही उसमें, ठीक है ना, अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज को डालना, किसको डालना है, किसको सेलेक्ट करना है, ये इनका काम होता है। मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट, लोगों को मोटिवेट करना, जो भी इनके अंडर काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट्स, उनको मोटिवेट करना ताकि वो काम अच्छा करें, बेस्ट दे सकें अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है ना। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना कि भाई तुम्हारा ये गोल है, तुम्हें इस तरह गोल में काम करना है, जो ऑब्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट ने बनाया उसको फॉलो कराना, उनसे उनको इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो सही से काम करें। कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, और दूसरों डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन करा के काम करना, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं बट हर एक डिपार्टमेंट का काम भी अलग अलग है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का गोल और ऑब्जेक्टिव एक ही है, तो उनके साथ तालमेल बिठाना इनका काम होता है। एलिमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय द, और जो भी टॉप लेवल ने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट कराना, उनको लागू करवाना और उसको फॉलो कराना, ये इनका काम होता है। बेसिकली ये गम की तरह काम करते हैं, टॉप और लोअर लेवल की तरह, ये जो बनाते हैं ये उसको इनसे करवाते हैं और इनके बिहाफ पे इन सब की ये देख रेख करते हैं। फिर आता है सुपरवाइजरी और ऑपरेशन लेवल या फिर लोअर लेवल, ठीक है बच्चे। ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, ये सारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स होते हैं उनको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ये लोग उसको सुनते हैं और ये लोग सुन के अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को बताते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। गुड वर्किंग कंडीशन, इनका काम होता है जो लोअर जो काम कर रहे हैं लोग लोअर लेवल पे, जो लेबर्स हैं या जो भी प्रोडक्शन स्किल लेबर्स हैं, अनस्किल लेबर्स हैं, उन सब की वर्किंग कंडीशन का ध्यान रखना, ठीक है ना, कि काम जो हो रहा है सही हो रहा है नहीं हो रहा है, काम सही जगह इस पे हो रहा है नहीं हो रहा है, साफ सुथरी है नहीं, वो सारी चीज़ ध्यान रखना। वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना इनका काम होता है। और ये हेल्प करते हैं मिडिल लेवल को रिक्रूटर सिलेक्शन में, किसको रिक्रूट करना है, कौन सी लेबर चाहिए हमें, किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, कौन सा हमें मशीन के लिए कौन से लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, ये सब हेल्प करते हैं आपको मिडिल लेवल के लोगों को, ताकि वो उनकी हेल्प से सही लोग रिक्रूट कर सके। और वर्कर्स के सजेशन लेते हैं ये लोग कि वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है तुम दे सकते हो, फिर उस सजेशन को ये लोग नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाते हैं, मिडल पे, फिर मिडल टॉप पे पहुंचाना है, अच्छा लगता है तो उसको चेंज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और इनका काम होता है जो भी प्रोडक्शन का या जो भी आप काम करवा रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसमें कोई ऊपर नीचे ना हो, ठीक है ना, उनको फिर हिसाब से इंस्ट्रक्शन देना, उनसे काम करवाना। बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, वर्कर जो होते हैं जो काम कर रहे हैं, लेबर हो गया वगैरह वगैरह, उनके मोरल को बूस्ट करके रखना कि हाँ तुम काम हो, तुम्हारे वजह से ही ये ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है, उनको मोटिवेट करना, उनको टाइम पर पैसे देना, टाइम पर उनकी हेल्प करना, छोटी मोटी जो भी होती है, ठीक है बच्चे। तो तीनों फंक्शंस और तीनों मैंने लेवल आपको समझाए, लेवल में आपको जब एक्सप्लेन करोगे तो कौन कौन होता है वो, और उनके 2-4 फंक्शंस आप बता दोगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे देख रहे हैं 1
2 3 4 5, इन्हीं के 5 चैप्टर हैं, आगे अलग अलग से पढ़ेंगे इन सबको, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और 5 है बच्चे। फर्स्ट नंबर प्लानिंग, और ये एक ही सीक्वेंस में आते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है बेटा? एक्टिविटीज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओहो, द की स्पेलिंग वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको कैसे अचीव करें, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज करनी है वो हम यहाँ डिसाइड करते हैं, ठीक है बच्चों, फ्यूचर के लिए। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है उसके लिए जो एक्टिविटीज हमने प्लान करी है उन एक्टिविटीज को किससे करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए रिसोर्सेज लाना और वो एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, उस काम को करवाना, बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग हो गया। स्टाफिंग, अब ये जो काम रिसोर्सेज आए हैं या जो एक्टिविटीज करनी है प्लान के अकॉर्डिंग ताकि ऑब्जेक्टिव को पा सके, करेगा कौन? उसके लिए चाहिए आपको लोग, और हर कोई लोग तो चाहिए, क्वालिफाइड लोग चाहिए। तो उन क्वालिफाइड लोग को लेकर आना उसको स्टाफिंग बोलते हैं। उनको नौकरी देना, स्टाफ पे रखना और काम समझाना। फिर अब आप एम्प्लॉयज़ तो आ चुके हैं, एम्प्लॉयज़ को आप काम समझाना कि भाई तुम लोगों को सेलेक्ट किया गया इस काम के लिए, ये रिसोर्सेज यूज़ करने और ये तुम्हारा गोल है, इसकी तरफ तुम्हें जाना है। उनको डायरेक्शन देना कि भाई ये काम करो, ये एक्टिविटी नहीं, ये एक्टिविटी नहीं तुम्हारी, ये काम तुम्हारा है, ये करोगे तो वहाँ जाओगे, इस प्लेन की तरफ हमें जाना, डायरेक्ट करना। फिर लास्ट कंट्रोलिंग, जो प्लान आपने बनाया था क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, उनके बीच में कंपेयर करना। जो मेरा स्टैंडर्ड मैंने स्टार्टिंग में बनाया था प्लानिंग के थ्रू, क्या वही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, कंपेयर करना। एम्प्लॉयज़ फर्स्ट मंथ में कैसा काम कर रहा था, लास्ट मंथ में कैसा काम कर रहा है, कंपेयर करना, ठीक है ना। अब प्लानिंग में कोई प्लान हमने हल्का फुल्का चेंज किया है या प्लानिंग जो हमने बनाई थी क्या प्लान के अकॉर्डिंग चला, उसमें कोई कमी तो नहीं थी, अगर कोई कमी थी तो उसको चेंज करना, उसको नेक्स्ट आप ताकि नेक्स्ट प्लान में उसको इम्प्लीमेंट कर सके और वो गलती वापस ना करें। इसका काम होता है कंट्रोलिंग होता है, या आप हर स्टेप में करते हैं, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। प्लानिंग इज ऑलवेज फंक्शन, पहला ही फंक्शन होता है बेटा हर एक मैनेजर का, बिना प्लान के कोई काम होगा नहीं। प्लानिंग फंक्शन कहते हैं एडवांस। प्लानिंग मतलब आप एडवांस के लिए करते हो पहले से ही कि हमें क्या करना है और किससे करवाना है। प्लानिंग बेस्ड ऑफ ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन आगे हैं इन सब का बेस प्लान है। प्लान है तभी ये फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग मैंने आपको बता दिया बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में हम फंक्शंस डिसाइड करते हैं जो एक्टिविटी हमने प्लान के अकॉर्डिंग कर रखा है, फिर ड्यूटी असाइन करते हैं, ग्रुपिंग टास्क करते हैं, इस्टेब्लिश अथॉरिटी। अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना मतलब हम पावर देते हैं, भाई तुम्हारी अथॉरिटी है, प्लान की ये एक्टिविटी नंबर 1 की अथॉरिटी तुम्हारी है, गलत होगा तुम आंसरेबल होगे, ठीक है। अलोकेटिंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज उनको सबको अलोकेट करना, पैसा जो है जो भी सबको देना, और जिसको जो भी जरूरत पड़ती है प्लान के अकॉर्डिंगली उसको सबको प्रोवाइड कराना, वो ऑर्गेनाइजिंग होगा। फिर स्टाफिंग, प्लान को काम कराने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइंडिंग। इसका मतलब होता है फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। आपको राइट जॉब के लिए राइट पीपल सर्च करना है जो इसके अंदर एक्सपीरियंस हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है बेटा। एवरी जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मैनेजमेंट के वो इसी पर डिपेंड करता है कि आपने कितना राइट पर्सन लिया है, उसकी राइट क्वालिफिकेशन क्या है, और वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पे एप्लीकेबल हो। इसीलिए आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को एप्लीकेबल कर सकते हैं और उस गोल को पा सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर डायरेक्टिंग, मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टिंग इन वो लीडिंग, आप यहाँ पे लीड करते हो, डायरेक्शन देते हो, एज ए लीडर बनते हो। यहाँ पे आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, आप मोटिवेट करते हो एम्प्लॉयज़ को ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके और अपने टास्क को पूरा कर सके जो उनको प्लान के अकॉर्डिंग मिला है, ठीक है। इसके लिए आपको एक एटमॉस्फेयर बिल्ड करना पड़ेगा और ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको एनकरेज करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को जिनका डीमोटिवेट हो रहे हैं, जिनका मोरल डाउन हो रहा है, उनको हाई करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि आप अपने डायरेक्शन में कंपनी को ले जा सकें। मोटिवेशन करना पड़ेगा। लीडरशिप, दो इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्टिंग में, एक तो मोटिवेशन करना और लीडरशिप, दो चीज़ें अगर बेस्ट है तो आप कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर कंट्रोलिंग आता है। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का ऐसा फंक्शन है जिसे हम मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग मतलब सीसीटीवी कैमरे जैसे बैठ के देखते हैं ना, गार्ड मॉनिटर करता है, हाँ भी ये गया, ये आया, ऐसा कर रहा नहीं, ओए तू ऐसा कर, वैसा मत कर, बॉगी नंबर 2 ऐसा करो, वैसा नहीं करो, मॉनिटरिंग करना, ठीक है ना। तो देख रेख करना उनकी परफॉर्मेंस पर, अगर वो परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। जो टास्क उनको दिए हैं वो कंट्रोल में है या नहीं है, वो स्टैंडर्ड जो बनाए गए थे उस स्टैंडर्ड पे परफॉर्मेंस हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। और जो करंट परफॉर्मेंस है
उसको कंपेयर करना जो भी आपने प्लानिंग के समय स्टैंडर्ड बनाए थे उनके साथ, ठीक है। फिर अगर कोई गलती हुई है उसका करेक्टिव एक्शन लेना, भाई ये गलती हो रही है इसको ऐसे करो, ठीक है ना। तब जाके आप कंट्रोलिंग बेस्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये पांचों फंक्शन है मैनेजमेंट के, और इन्हें एक एक फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सेपरेटली, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये वर्ड हमने बहुत सुना है अपनी ज़िंदगी में भी बच्चों। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है, कितनी बाउंडिंग्स हैं, कितने मिलजुल के वो काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन ही तो होता है, एक दूसरे को बिना कहे उनकी बात समझ जाना कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स, वो एक फोर्स है विच सिंक्रोनाइजेस, मतलब एक सिंक्रोनाइज करता है, एक चेन वे में काम करता है, और जिसमें जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की होती है वो सब जुड़े होते हैं। जैसे हमने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जुड़े हुए हैं किसके कारण बेटा, कोऑर्डिनेशन के कारण। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। टॉप लेवल और लोअर लेवल में, या टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं बेटा, अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है आपके रिजल्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ओवरलैपिंग करेंगे, आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करेंगे, काम आपका डिले होगा, क्योस हो जाएगा, है ना, अफरा तफरी मच जाएगी, है ना। क्योस मतलब फैलावट हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बार बार एक ही काम करेंगे आप, है ना, डुप्लीकेशन होगा, बार बार वही डुप्लीकेट वर्क, सेम वर्क बार बार हो जाएगा, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और कोऑर्डिनेशन किससे कंसर्न करता है बेटा, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, कि इन तीनों के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। अगर सारे लेवल के मैनेजमेंट लुक टुगेदर दे बिकम अ ग्रुप, एज इन द केस ऑफ एवरी ग्रुप दे ऑल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग देमसेल्फ। देखो जैसे ग्रुप होते हैं बहुत सारे लोगों के ना, और ग्रुप एक बेस्ट तभी होता है जब इनके बीच में बेस्ट कोऑर्डिनेशन है, तभी वो अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल तीनों को एक साथ देखें तो ये भी तो एक ग्रुप हो गया ना, वन ग्रुप हो गया ये। और इनको ग्रुप की तरह जब देखें तो इनको भी आपस में तीनों के बीच में बेस्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को बढ़िया से कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में समझते हैं। पहला, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इंटीग्रेट मतलब होता है बेटा एक साथ ऐड ऑन करना, यानी कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट को ऐड कर देता है। कोऑर्डिनेट अगर सारे ग्रुप के बीच में है तो काम बेस्ट तरीके से होगा, ठीक है ना। इट इज एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। ये क्या करता है, ग्रुप एफर्ट को अरेंज करता है और इंश्योर करता है कि उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो और प्लान के अकॉर्डिंग हो, टाइम पर हो। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस। कोऑर्डिनेशन ये इंश्योर करता है कि जो भी आप एक्शन लेंगे उस एक्शन में यूनिटी होगी, क्योंकि अगर वो ग्रुप एफर्ट को इंप्लीमेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ग्रुप एफर्ट की वजह से यूनिटी ऑफ एक्शन जरूर होगा, ठीक है। इट इज बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये याद दिलाता है, देखो अगर डिपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, हर कोई अपने डिपार्टमेंट की सोचता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन वो उनको याद दिलाता है, भाई तुम भले डिपार्टमेंट अलग अलग हो लेकिन तुम सबका गोल एक ही है। क्या एक ही गोल है, कि तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो जब वो चारों एक साथ काम करेंगे अपने अलग अलग भी, फिर भी उनका जो एक्शन होगा वो एक ही के लिए होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है बच्चे। कोऑर्डिनेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या है ये, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। आप इसको हर लेवल में फील्ड करेंगे। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तब आप फील करेंगे, प्लानिंग एक बंदा तो बनाता नहीं है, बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेस्ट होगा तो प्लान बेस्ट निकलेगा। ऑर्गेनाइजिंग आप करेंगे तो बीच में अगर कोऑर्डिनेशन है तो ऑर्गेनाइजिंग अच्छी होगी। स्टाफ आपने सेलेक्ट किया है, स्टाफ के साथ क्या कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। तो हर एक स्टेप में आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा। आप खुद सोचो, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम हो पाएगा, ना वो स्टाफिंग हो पाएगी, ना कंट्रोलिंग हो पाएगी, ना डायरेक्टिंग हो पाएगी। डायरेक्टिंग के लिए तो मस्ट है, तो हर स्टेप में ये इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्लानिंग, प्लानिंग स्टेज से लेकर के कंट्रोलिंग स्टेज तक हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा, इसलिए इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरी नहीं है जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट उसी का काम है सबसे कोऑर्डिनेट करना, या लोअर लेवल के मैनेजर का काम है कोऑर्डिनेट करना, या सबऑर्डिनेट का काम है सबसे मैनेज करना, ना बेटा ना। जितने भी मैनेजर हैं
सबका काम कोऑर्डिनेट करना है, अपने सबऑर्डिनेट से बेस्ट कोऑर्डिनेशन उनका रहे और अपने बॉस से कोऑर्डिनेशन बेस्ट रहे। अगर कोऑर्डिनेशन इक्वल होगा हर एक लेवल पे, ऑल लेवल मैनेजमेंट पे, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑल इंडिविजुअल्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई अपना काम करना है और अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल मैनर लेना है और काम करते समय सबसे कोऑर्डिनेट करना है, तो आपका काम बेस्ट होगा। और अगर सबसे कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं आप, तो आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर का कर्तव्य है, ड्यूटी है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेटेड फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कैसा फंक्शन है बेटा? डेलिब्रेटेड है, मतलब जितने भी मैनेजर हैं वो डिफरेंट लोगों से अपना अपना कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है बेटा, अब हर एक मैनेजर का काम है, हमने आगे ऊपर देखा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोऑर्डिनेशन जो है इस्टेब्लिश करेंगे, अपने आप कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश नहीं होता। ठीक है, डेलिब्रेट मतलब होता है आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। आप चाहें कि भाई मैनेजमेंट, मैं मैनेजर हूँ, अब मुझसे हर कोई कोऑर्डिनेट करेगा अपने आप, क्योंकि मैं तो टॉप पे हूँ, मैं उनसे ज़्यादा कमाता हूँ, उनसे बड़ा स्टेटस हो गया मेरा, उनसे बड़ी पोजीशन होगी। ना बेटा ना, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि लोग डिफरेंट हैं। ठीक है ना, अलग अलग कंडीशन में है, अलग अलग मैनर है, सबका डिफरेंट मैनर है, तो सबके साथ आपको डिफरेंटली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई जल्दी से मान जाता है, कोई थोड़ा लेट मानता है, सबके अकॉर्डिंग, सब उसी अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स। हर एक पीपल के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इन अ कॉन्शियस एंड डिलिबरेट मैनर। इन अदर वर्ड्स, कोऑर्डिनेशन इज नेवर established by itself, rather it is कॉन्शियस एफर्ट्स फॉर द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल बंदा इस्टेब्लिश कर देगा ना, या अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगा ना, जितने भी मैनेजर्स हैं सबको एफर्ट डालना पड़ेगा। हर कोई कोऑर्डिनेट करेगा तभी कोऑर्डिनेट हो पाएगा ना। अगर मान लो मैं लोअर मैनेजर हूँ, मैंने अपर वाले से बढ़िया कोऑर्डिनेट किया, अब अपर वाला लोअर टॉप से नहीं कर रहा, तो फिर टॉप और लोअर का तो कोऑर्डिनेशन हुआ ही नहीं। तो इसलिए हर मैनेजर को अपने करना पड़ेगा, इसलिए डेलिब्रेट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। परवेसिव आप सेलिब्रिटी वर्ड है, यानी यूनिवर्सल। कोऑर्डिनेशन हर जगह एप्लीकेबल है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लेवल है, सब जगह चाहिए। हमने पढ़ लिया बेटा, ऑल डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर लेवल पे डिपार्टमेंट, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो, लोअर है। अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, एक ही एक्टिविटीज बार बार होती रहेगी, अननेसेसरी पैसा वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम समझते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन में हम तीन तरीके की बात करेंगे: ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट इसके हैं बच्चे। ठीक है, आज इतना ही करता हूं मैं। तो इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन में ग्रोथ इन साइज आ गया, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन करते हैं। अब ग्रोथ इन साइज में कैसे आपका कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चे? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना ग्रोथ रिजल्ट देखना है। अब ग्रोथ रिजल्ट मैंने आपको बताया था एक टॉपिक में, ग्रोथ कैसे देखते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयज इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आपके ब्रांचेस बढ़ रही हैं तो ग्रोथ हो रही है, आपके जो शॉप्स हैं, जो भी आपका बिजनेस है वो बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है, या आपके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी ग्रोथ हो रही है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयज, ठीक है ना, इंडिविजुअल। अब जब आपके एम्प्लॉयज बढ़ेंगे बेटा तो ग्रोथ ऑफ साइज होगा। हर एक इंडिविजुअल जो इंसान है, काम कर रहा है, उसका अपना कल्चर है, अपनी थिंकिंग है, अपनी मोटिव है, अपना ऑब्जेक्टिव खुद का है ना। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक हार्मनी क्रिएट करना, हार्मनी मतलब इज्जत देते हुए, ठीक है ना, इंडिविजुअल के गोल को भी मद्देनजर रखते हुए उनके गोल के साथ भी आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें, तो कैसे पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू पॉसिबल है। जैसे देखो, आपके पास इंप्लॉयज है, हर इंप्लॉयज का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है, उसका अलग अलग मोटिव है। कोई इंप्लॉयज आपके पास आया, जॉब कर रहा है, उसको पैसे कमाने बहुत जरूरत है पैसों की। कोई इंप्लॉयज है जो एक्सपीरियंस लेने आया, एक्सपीरियंस लेके निकल जाएगा। कोई इंप्लॉय आया कि मैं इस कंपनी को बेस्ट बना दूंगा, है ना। कोई इंप्लॉय आया है, मुझे बस काम करना है, बाप के पास बहुत पैसा है, फादर के पास, बस मुझे काम करना है, बस दिखाने के लिए मैं चले जाऊंगा 1-2 साल बाद। तो सबकी थिंकिंग अलग है, सबके पर्सनल गोल है, किसी को अपनी EMI भरनी है, किसी को घर लेना है। उन गोल को ध्यान में रख के, इंडिविजुअल गोल हो गया ना, फिर उन सबको एक गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसकी तरफ केंद्रित करना, उनकी तरफ फोकस कराना। ये काम किसके थ्रू पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू है। तो इससे आपके ग्रोथ इन साइज में आता है काम ये। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल मतलब डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं,
ठीक है ना। हर डिपार्टमेंट का अपना ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे प्रोडक्शन टाइम पे कर देनी है और बेस्ट करनी है, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट का होगा भाई मुझे रॉ मटेरियल कम दाम पे परचेज करने है ना, और फिर मेरे को जो एसेट्स है कम दाम पे परचेज करूं ताकि हमारा रिसोर्सेज कम यूज हो, है ना। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फंडा होता है, अलग अलग गोल होता है बेटा, ठीक है ना। उनकी पॉलिसीज अलग अलग होती हैं, उनका अपना स्टाइल ऑफ वर्क होता है काम करने का। लेकिन अगर सोचो हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर ले इंडिपेंडेंटली, तो काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। सोचे परचेज वाला सोचे मैं रॉ मटेरियल अपने हिसाब से खरीदूंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं खरीदा, जाओ सस्ता खरीद के दे रहा हूं मैं, सबसे सस्ता। अब प्रोडक्शन बोले भाई इस रॉ मटेरियल में सामान बेस्ट नहीं बनेगा, थोड़ा बजट बढ़ाओ अपना। प्रोडक्शन बोलेगा भाई मैं कैसे बढ़ाऊं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला मुझे पैसे नहीं दे रहा, वो अपने में लगा पड़ा है। फाइनेंस बोल रहा भाई मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, इतना मैं नहीं कर रहा, चाहो। तो नहीं काम चलेगा ना। सबका अपना अलग काम, पर इंडिविजुअली नहीं, सबको एक होके काम करना पड़ेगा, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होके काम करना पड़ेगा। और ये काम कौन कराएगा एक दूसरे के साथ? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ही इनको मजबूर करेगा कि भाई तुम सबके बीच में लिंक है, तुम सबकी एक्टिविटीज आपस में लिंक है, तुम सबके डिपार्टमेंट लिंक है, तुम सबके डिपार्टमेंट आपस में लिंक रहेंगे तो तीनों चारों जितने भी डिपार्टमेंट सबके एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन गोल बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से अचीव करेंगे हम, अदरवाइज नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ पे इंडिविजुअल की बात करी हमने, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स की बात करी, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन। फिर स्पेशलाइजेशन। अब देखो जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट मतलब जो अपने काम में बेस्ट होते हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को सोचते हैं भाई हम तो सुपीरियर हैं, ठीक है ना, हमें प्रायोरिटाइज मिलना चाहिए, हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना, हम अपने काम के बेस्ट हैं, ठीक है बेटा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सीक टू सीक्वेंस एंड इंटीग्रेट ऑल द स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज इनटू द होलसम एफर्ट। तो अगर कोई स्पेशलिस्ट है अपने काम में, वो अपने काम में, वो अपने काम में, ठीक है ना, तो उनको बेस्ट एफर्ट डालते हैं, या फिर कोई नया बंदा आया उसको ट्रेनिंग दे दे करके उसको स्पेशलाइज्ड बना देता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू, और फिर उस काम को एफर्ट करा के एक गोल की तरफ सारे बढ़ते हैं। तो ले दे के जो मेन मुद्दा होता है मैनेजमेंट का वो ये होता है कि हमें जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है उस ऑब्जेक्टिव को पहुंचना, उसको पहुंचने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम डिफरेंट फंक्शंस करते हैं जो हमने पीछे पढ़े, ठीक है ना, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं और फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लास्ट टॉपिक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।